गोरा, अब तो लगता है कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगा और अपने मालिक से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरे अपने प्यारे मालिक से मिलने की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। अरे नहीं नंदू, तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, हम अपने मालिक से जरूर मिलेंगे। ये कहानी है दो बैल और मालिक की अनोखी कहानी। नंदू और गोरा, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम दोनों को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हालात तुमसे छुपे हुए नहीं हैं। मैं मजबूर हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरे पास खुद को और अपनी माँ को खिलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मैं तुम दोनों को क्या खिला पाऊंगा? तुम मेरे घर में भूखे मर जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। आज शहर से एक व्यापारी आ रहा है तुम्हें लेने। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मालिक के मुंह से ये बात सुनकर गौरा और नंदू बहुत दुखी हो जाते हैं। दोनों बैल सिर्फ बैल नहीं थे, बल्कि बद्री के परिवार का हिस्सा थे। बद्री ने बचपन से ही इन्हें पाला था, दोनों को अपने परिवार का हिस्सा समझ के। गौरा थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन नंदू थोड़ा शांत स्वभाव का था। दोनों ही बद्री की हर खुशी और दुख में उसके साथ खड़े रहते थे। आज भी जब बद्री की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब भी वो दोनों उसके साथ खड़े रहना चाहते थे। चाहे उन्हें बद्री के घर में भरपेट खाना नहीं मिल रहा था, पर वो थोड़े में ही खुश थे, बस इस वजह से कि उनका मालिक उन्हें बहुत प्रेम करता है और उन्हें पता था कि आज बद्री की हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। माँ, मैं तेरा निकम्मा बेटा हूँ, ना मैं किसी काम का हूँ। सब बिक गया और आज नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे अपने सबसे प्यारे गोरा और नंदू को भी बेचना पड़ रहा है। नहीं बेटा, निकम्मा नहीं है रे तू तो बहुत होनहार बेटा है मेरा। ये तो वक्त ही ऐसी चल रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। इसमें खुद को दोषी ना ठहरा दो और अपने आसपास देखो, सब वालों के साथ ऐसे ही हो रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है बेटा, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। दरअसल कई वर्षों से गांव में बारिश नहीं हुई थी। सब खेत बंजर हो गए थे, फसल नहीं हो रही थी। वहीं गांव के सभी लोग अपने खेतों पर ही निर्भर थे। उनके पास काम का कोई दूसरा साधन नहीं था। खेतों से जो फसल बनती थी, उसी अनाज को वो साल भर चला कर खाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ बदल चुका था। बारिश न होने के कारण हर तरफ सूखा पड़ गया था। किसी के भी घर में अनाज का एक दाना नहीं था। ऐसे ही हालात बद्री के घर में भी थे। बद्री गांव के साहूकार के पास जाकर कर्ज लेता है और धीरे धीरे वो कर्ज में डूब जाता है। कर्ज चुका नहीं पाता है और आज उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे अपने घर पर की जमीन को बेचने के साथ साथ अपनी बैलों को भी बेचना पड़ा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ बेटा कि हमारे गौरा और नंदू को व्यापारी अच्छा मिले और अपने घर के सदस्य समझकर हमारे दोनों बैलों को हमारी तरह ही प्रेम करे। ये सब मुझे अब नहीं सूझ रहा है। माँ, तुम सब जानती हो, ये दोनों अगर मेरे पास रहे तो भूखे मर जाएंगे। इसीलिए किसी के घर जाकर कम से कम पेट भर खाना तो खाएंगे। ये कहकर बद्री अपनी बैलों गौरा और नंदू के सर पर हाथ रखकर फेरता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं गौरा और नंदू आपस में बात करते हैं। अरे नंदू, मालिक हमें बेचने का सोच भी कैसे सकते हैं? वो हमें खुद से कैसे अलग कर सकते हैं? गोरा, तू मालिक की आर्थिक स्थिति को नहीं समझ रहा है। वो हमें बेचना नहीं चाहते, वो मजबूर हैं। चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन हम तो इसी घर में रहना चाहते हैं, चाहे भूखे ही मर जाएं। अरे गोरा, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी थोड़ी देर में शहर से व्यापारी आता है और बद्री के दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने लगता है। बद्री गौरा और नंदू को भारी मन से विदा करता है। दोनों बैलों को विदा करते समय
बद्री के हाथ कांप रहे थे। वहीं बैल भी बहुत उदास थे, लेकिन मानो समझ गए हो कि अब वो अपने मालिक से हमेशा के लिए दूर हो गए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी मजबूरी ने उन दोनों को अपने सबसे प्रिय मालिक से दूर कर दिया था। बद्री अपने दोनों बैलों को विदा करते समय बहुत रोया। वहीं बैलों की आंखों से भी आंसुओं के झरने बह रहे थे। अब व्यापारी दोनों बैलों को अपने साथ ले जाता है और व्यापारी के यहाँ पहुँचने पर गौरव और नंदू की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल जाती है। उनका नया मालिक उन्हें भारी गाड़ी खींचने पर मजबूर करता है। वहीं बद्री अपने दोनों बैलों से छोटे मोटे मामूली से खेतों में काम करवा लेता था। उनसे कभी भारी भरकम काम नहीं लेता था। दोनों बैलों को बद्री के घर में प्यार ही प्यार मिला था, लेकिन पहली बार उन्हें इतने भारी काम करने पड़े थे। अरे काम करते समय तुम्हारी टांगे इतनी क्यों कांपती हैं? काम करने में तुम दोनों का इतना आलस क्यों आता है? जैसे तुम दोनों कहीं के राजा महाराजा हो। तुम्हारे मालिक ने कभी तुमसे कोई काम नहीं करवाया क्या? देखो यहाँ रहना और खाना है तो ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पर बहुत काम करना पड़ेगा, समझे तुम? अरे गोरा, हमने तो आज तक कभी इतना काम ही नहीं किया था। अरे भैया, ये हमारा नया मालिक तो बड़ा क्रूर है रे। इसे तो बस काम से मतलब है। इसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है कि हम भूखे हैं प्यासे हैं। ये तो प्यार की भाषा जानता ही नहीं। जबकि हमारा पुराना मालिक तो हमें कितना प्रेम करता था। उसने हमसे कभी काम नहीं लिया, बस हमें प्रेम ही प्रेम दिया। तुम ही तो मुझे बार बार रोकते हो, नहीं तो इस नए मालिक को मैं अपने सींगों से उठाकर कहीं पटक के आ जाऊं। भाई, हर बार गुस्सा नहीं चलता। कई जगह ऐसी होती हैं जहां बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। तुम नंदू बहुत सोच रहे हो। एक दिन हमारा ये नया मालिक भारी काम करवा करवा के हमें मार डालेगा। ये इतना निर्दयी मालिक है कि खाना तक नहीं देता। कितने कमजोर पड़ गए हैं हम दोनों। उनके नए मालिक को दोनों बैलों से बस काम चाहिए था। उसे उनके खाने पीने से कोई मतलब नहीं था। वो उन्हें ढंग का चारा भी नहीं देता था, बस हर समय काम लेता था, जिस वजह से दोनों बैल बहुत कमजोर पड़ गए थे। कमजोर होने पर भी उन्हें मार पड़ती थी। दोनों बैलों की जिंदगी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया था कि दोनों ऊपर वाले से अपने लिए अब मौत की गुहार करने लगते हैं, क्योंकि उनका नया मालिक उन पर बहुत अत्याचार करता था और ये अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने पुराने मालिक के प्यार के लिए बहुत तरसते थे। पुराने दिनों को याद करके सोचते थे कि बद्री कैसा होगा। गोरा, अब तो लगता है कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगा और अपने मालिक से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरे अपने प्यारे मालिक से मिलने की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। अरे नहीं नंदू, तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। हम अपने मालिक से जरूर मिलेंगे, बस हिम्मत रखो। कुछ ही दिनों में हम यहाँ से भाग जाएंगे। कैसे गोरा, कैसे? अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है कि अपने पैरों पर उठकर हम अपने मालिक के पास जा सके, उनसे मिल सके और कह सकूं कि मालिक, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। चाहे आप मुझे भूखा मार दो, लेकिन अपने से जुदा ना करो। आपके पास आकर आपके घर के आंगन में ही रहना मरना चाहता हूँ। कुछ दिन यूं ही बीते। नंदू धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर हो गया, क्योंकि सही से खाना न मिलने के कारण और ज्यादा भारी काम करने की वजह से नंदू पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन काम करते करते वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उनका नया मालिक नंदू को बेहोश देखता है तो उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नंदू को वहीं पर छोड़कर गौरव को अकेले ही गाड़ी खींचने के लिए ले जाता है। अब इसे क्या मौत पड़ गई? ये कैसे बेहोश गिर गया? चलो, गिरता है तो गिर जाए। तेरा साथी तो बेहोश होकर गिर गया है। मुझे लग रहा है नाटक ही कर रहा है। अब तुझे इसकी जगह सारा काम करना होगा। चल, खींच गाड़ी। गौरव भी अपने नए मालिक के अत्याचारों से बहुत कमजोर हो गया था और दूसरी तरफ अपने सबसे प्रिय साथी
नंदू के लिए चिंतित भी था, क्योंकि वो बेहोश पड़ा था और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। गौरा का दिल दर्द से भर गया। उसने सोच लिया कि अब वो नंदू को लेकर अपने पुराने मालिक के पास चला जाएगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, गौरा ने अपने गले की रस्सी तोड़ी और नंदू को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नंदू बहुत कमजोर हो चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। गौरा ने उसे अपने सींगों से हल्का सा हिलाया और थोड़ा सा उस पर पानी फेंका। पानी के छींटे पड़ते ही नंदू ने हल्की सी आंखें खोली। नंदू, मेरे प्रिय उठो। प्रिय मित्र, हमें घर चलना है। अरे पुराने मालिक के पास तुम्हें ले जाऊंगा, उठो। लेकिन धीरे धीरे नंदू की आंखें फिर से बंद हो गई। गौरा समझ गया कि उसका सबसे प्रिय मित्र नंदू इस दुनिया से जा चुका है। गौरा चिल्लाया, मानो पूरी दुनिया को वो अपना दर्द बता रहा हो। नहीं नंदू, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। फिर गौरा पूरी ताकत से दौड़ पड़ा अपने पुराने मालिक के घर की ओर। कई मील दौड़ने के बाद गौरा अपने मालिक बद्री के पास आ पहुंचता है। बद्री ने सुबह जैसे ही गौरा को अपने आंगन में देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। उसने गौरा को गले से लगा लिया, लेकिन गौरा की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत भूखा प्यासा और थका हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था। बद्री ने उसे सहारा दिया, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और माथा चूमा। गोरा, हिम्मत रख मेरे बच्चे, हिम्मत रख। नंदू कहाँ है? क्या हुआ है तुम दोनों के साथ? बताओ मुझे मेरे बच्चे, मुझे बताओ। लेकिन गौरा अब अपने पैरों पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। उसने अपने मालिक को आखिरी बार देखा और कहा, मालिक, अब नंदू इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो आपके घर आंगन में आपके पास रहकर दम तोड़े, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा भी अब अधूरी रह गई। चलो, फिर भी मुझे इस बात का तो सुकून है कि मैं आपके पास अपने आंगन में आकर सुकून से जी रहा हूँ। इतना कहते ही गौरा ने अपनी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर लिया। बद्री फूट फूट कर रोया। उसके लिए गौरा और नंदू सिर्फ बैल नहीं थे, वो उसकी आत्मा के हिस्सा थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बद्री बेटा, खुद को संभाल। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी माँ। अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को किसी और को सौंपकर मुझे क्या पता था कि वो इंसान इतना जालिम होगा कि मेरे दोनों बैलों को मार ही डालेगा। अब बद्री अपने दोनों बैलों गौरा और नंदू को खोकर बहुत दुखी था, लेकिन इस हादसे के बाद बद्री ने एक कसम खाई कि अब वो कभी भी अपनी सबसे प्यारी चीज को खुद से किसी भी मजबूरी से दूर नहीं करेगा, फिर चाहे हालात जैसे भी हो। क्योंकि जानवर जो होते हैं वो सिर्फ प्यार की भाषा जानते हैं। न उन्हें किसी चीज का लालच होता है, न लोग। जो उनसे प्यार करता है वो उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दो बैलों की कहानी। ये कहानी भीषण के दो जुड़वा बैलों की है, जिनके नाम हीरा और मोती हैं। ये बैल अभी छोटे छोटे बछड़े हैं। थोड़े समय पहले इन बछड़ों की मां मर गई थी। तभी से भीषण इन दोनों बछड़ों को लाड प्यार से पाल रहा है। भीषण की पत्नी भीनावती ने हीरा और मोती को कभी पसंद नहीं किया। वहीं भीषण को दोनों के साथ अद्भुत प्रेम और स्नेह है। हीरा और मोती दोनों ही बहुत नटखट और शरारती बच्चे हैं। दोनों हमेशा शैतानी करते रहते हैं। उनकी इन्हीं शैतानियों को देखकर भीषण बहुत खुश होता है और आनंद लेता है। वहीं भीनावती बहुत गुस्सा करती है। हाय राम, हीरा और मोती, तुम दोनों कर्म जलों ने ये क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। अरे भीनावती, क्यों इन दोनों नटखट बच्चों पर गुस्सा कर रही हो? क्या हुआ है? आओ देखो तुम्हारे नटखट बच्चों ने क्या किया है। मैंने चारे के ढेर लगा कर रखे थे और इन्होंने अपने सींगों पर उछाल उछाल कर सारे ढेर गिरा दिए हैं।
अरे भिनावती, गुस्सा क्यों करती हो फालतू में? बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी मुझे इनकी शरारतें और नटखटपन देखकर बहुत ही मजा आता है। देखो तो कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए। दिल को सुकून मिलता है इन्हें देखकर। अच्छा, तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम ही चारे के ढेर दोबारा से वापस लगा देना। मैं नहीं करने वाली अब कुछ भी। भीषण उन दोनों को बहुत प्रेम करता था। वहीं हीरा और मोती में भी एक अद्भुत स्नेह था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोनों जुड़वा थे, जिस वजह से अगर चोट एक को लगती तो घाव दूसरे को होता, और अगर दर्द एक को होता तो उस दर्द का एहसास दूसरे भाई को होता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ घुल-मिल कर रहते थे। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। समय के साथ हीरा और मोती भी अब जवान हो चुके थे। दोनों कद काठी में बहुत ऊंचे, लंबे और खूबसूरत हो गए थे। दोनों अब काम में भी अपने मालिक के साथ हाथ बटाने लगे थे। मालिक, अब तो हम जवान हो गए हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके साथ खेतों में चलकर काम करें। बचपन से आपने हमारे लिए बहुत किया है। अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। हाँ मालिक, हीरा सही कह रहा है। अब हम भी आपके साथ खेतों में काम करेंगे। आपको खेत जोतने के लिए पड़ोस के गांव से बैल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जवान हो चुके हैं, हम खुद खेतों को जोतेंगे। आज मुझे लगा कि सच में मेरे हीरा और मोती जवान हो गए हैं। देखा भिनावती, मैं ना कहता था कि हीरा और मोती बहुत समझदार है। देखो आज ये कितने समझदार हो गए हैं। मेरे साथ खेतों में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम और तुम्हारे बैल एक ही जैसे हैं। जानवरों के साथ रहते रहते तुम भी जानवर बन गए हो। हाँ। भिनावती, ना जाने तुम कब समझोगी पगली। भीषण के साथ अब हीरा और मोती पूरा पूरा दिन खेतों में काम करते, खेत जोतते, और इस काम से हीरा और मोती को बहुत सुख मिलता था कि वो अपने मालिक के लिए कुछ कर पा रहे हैं। साथ ही भीषण भी अपने दोनों बैलों से बहुत खुश था। मोती, मैं चाहता हूँ कि हल जिस ओर से भारी है उस ओर से आज मैं हल चलाऊंगा। नहीं हीरा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जल्दी थक जाते हो क्योंकि बचपन में तुम्हारी एक टांग टूट गई थी। तुम हल्का हल्का भार उठाओ और हल्का भारी वाला भाग मैं उठाऊंगा। दोनों के स्नेह और प्यार की तो पूरे गांव में चर्चा होती ही थी, पर अब दोनों के काम की भी सारे गांव में चर्चा होने लगी थी। यही नहीं, अब दूर दूर तक हीरा और मोती की चर्चा हो रही थी कि जहां आम बैलों का जोड़ा दिन में 1 या 2 ही खेत जोत पाता है, वहीं हीरा और मोती एक दिन में 10-10 खेत जोत रहे हैं और अपने मालिक को इतना फायदा दे रहे हैं। ये सब देखकर भीनावती भी लालच में आ गई थी, लेकिन उसका ये लालच अपने घर के प्रति नहीं, बल्कि अपने मायके में अपने भाई के प्रति था। सुनिए जी, आज मैं जीवन में पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ। देखती हूँ आप मुझे दे पाते हो या नहीं। अच्छा, मांग के तो देखो। अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है। भीनावती भीषण से कहती है कि हीरा और मोती की जरूरत यहाँ से ज्यादा उसके मायके में उसके भाई को है, क्योंकि उसके भाई के इतने सारे खेत हैं और उसके भाई के पास कोई भी बैलों का जोड़ा नहीं है, जिस वजह से हर साल उसके खेत बंजर रह जाते हैं और उसके भाई के परिवार का भरण पोषण बड़ी ही मुश्किल से होता है। भीनावती चाहती थी कि भीषण अब हीरा और मोती को उसके भाई को दे दे, लेकिन ये बात सुनकर भीषण के दिल को जैसे किसी ने तीर लगाकर जख्मी कर दिया। ये बात भीषण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अपनी पत्नी से किए गए वादे के मुताबिक भीषण मजबूर था। हाँ, अब तो तुम इनकार करोगे ही ना, क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी से ज्यादा इन 2 बैलों से जो प्रेम है। ठीक है, मैं भी कह देती हूँ, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। भीनावती, मुझे तो यही समझ नहीं आया आज तक कि तुम्हें हीरा और मोती के साथ क्या दिक्कत है। पत्नी के आगे मजबूर होकर भीषण को भीनावती की बात माननी ही पड़ती है। हीरा और मोती को अपने साले जगदीश को सौंपना पड़ता है। मोती, ये कौन है और हमें बांध के कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहा है? लगता है कि हमारा नया मालिक है, लेकिन मालिक ने ऐसा क्यों किया? हमें क्यों बेच रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हीरा, हम ये घर नहीं छोड़ना चाहते जहाँ हमारा बचपन बीता है। इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं इस घर में हमारी। मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा है। मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई जो मालिक हमें किसी और को बेच रहे हैं? मैं अपने हीरा और मोती को जाता हुआ नहीं देख सकता भीनावती। तुम ही हीरा और मोती को विदा करो।
भीनावती बड़ी ही खुशी के साथ हीरा और मोती को वहां से अपने भाई के साथ भेज देती है और सोचती है कि बड़ी मुश्किल से दोनों बैलों से इतने लंबे समय के बाद छुटकारा मिला। शुक्र है भगवान का, इन दोनों बैलों से छुटकारा मिला। ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। मेरे भाई के खेतों का काम भी हो गया और मुझे भी इन करम जलों से छुटकारा मिल गया। बड़े ही अड़ियल किस्म के बैल हैं। घर जाने में इतनी देर हो रही है और ये दोनों जैसे किसी राजा महाराजा का रथ बड़े ही आराम से लेकर चल रहे हैं। भीषण का साला उन्हें जल्दी चलने के लिए लाठी से खूब मारता है। जब लाठी एक पर पड़ रही थी तो दूसरे को अपने आप चोट लग रही थी और घाव हो रहे थे। दोनों चलने में अड़ गए क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी से मार नहीं खाई थी। जिंदगी में पहली बार उन्हें किसी ने इतना मारा था। जैसे तैसे दोनों को लेकर भीषण का साला घर पहुंचता है और एक छोटी सी गौशाला में बांधकर सूखी और थोड़ी सी घास दे देता है। मर गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी मार खाई है। मोती दिखाओ तो तुम्हारे घाव कैसे हैं? नहीं हीरा, मैं ठीक हूँ। मुझे तो तुम्हारे घाव ज्यादा लग रहे हैं भाई। दोनों भाइयों को उस छोटी सी गौशाला में घुटन हो रही थी और दोनों घास भी नहीं खा रहे थे। ये लो, तुम दोनों के लिए मैं बची हुई सूखी रोटी लेकर आई हूँ। घर में इतना ही बचा था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों भूखे होगे तो मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आ गई। जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो मेरा बेटा आ जाएगा और मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। हीरा, यह आदमी जो हमें इतना मार मार के यहाँ लाया है, ये तो अपने घर में भी बहुत क्रूर है। समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे रहेंगे। हीरा, ऐसा करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ मोती, मुझे मालिक की और घर की बहुत याद आ रही है। तुम सही कहते हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो खूंटा तोड़कर भाग जाते हैं। हीरा और मोती खूंटे से रस्सी तोड़कर रात में भागकर अपने घर आ जाते हैं। सुबह जब भीषण हीरा और मोती को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। देखो भीनावती, हीरा और मोती लौट आए हैं। अरे, ये दोनों मेरे वफादार बैल हैं। ये मेरे बिना नहीं रह सकते, ना ही मैं इनके बिना रह सकता हूँ। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? तुम क्या चाहते हो? मेरे भाई के खेत बंजर रहें? हमारा तो गुजारा जैसे तैसे फिर भी चल पड़ता है। हम खाने वाले सिर्फ 2 जने हैं। मेरे भाई को देखो, कितना बड़ा परिवार है। वो सारे भूखे मर रहे हैं। जमीन पूरी बंजर पड़ी हुई है। मैं कह देती हूँ, इन बैलों को वापस मेरे भाई के साथ भेजो। मैं अभी अपने भाई को बुला रही हूँ। पत्नी के आगे मजबूर भीषण हीरा और मोती को फिर से जगदीश के साथ भेज देता है। लेकिन इस बार हीरा और मोती ने सोच लिया था कि वो अब भागेंगे तो अपने मालिक के पास वापस लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो लौट कर आए तो दोबारा फिर से उनके मालिक उन्हें इस क्रूर इंसान के साथ भेज देंगे। इसलिए दोनों ने सोच लिया था कि वो भागकर कहीं दूर चले जाएंगे। हीरा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इस क्रूर इंसान के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है इसे अपने सींगों से उठाकर पटक के नीचे जमीन पर गिराकर मार डालूं। नहीं मोती, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये है तो हमारे मालिक का साला और इसे मारकर हम इंसानों जैसा गलत नहीं कर सकते। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। जगदीश हीरा और मोती को जैसे तैसे लेकर घर पहुंचा। इस बार उन्हें एक मजबूत मोटी रस्सी के साथ बांध देता है, जिससे कि हीरा और मोती भाग न सके। भाई देख तो, कितनी मजबूत रस्सी से बांधा है हमें। अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे? इतनी मजबूत रस्सी को हम नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ हीरा, तू सही कह रहा है। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी रात में छुपते छुपाते जगदीश की माँ हीरा और मोती के पास रोटी लेकर आती है और उन्हें पुचकारती हुई कहती है, खा लो मेरे बच्चों, जल्दी से रोटी खा लो। मैं जानती हूँ मेरा बेटा तुम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम यहाँ से भाग गए थे ना, तो इसलिए उसने तुम्हें मोटी रस्सी से बांध दिया है ताकि तुम दोबारा भाग न सको। अब वो तुम्हें नकेल डालने की बात कर रहा है। तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। लेकिन माताजी, आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। आपका बेटा समझ जाएगा कि आपने ही हमें खोलकर यहाँ से भगा दिया है। हम आपको मुसीबत में डालकर यहाँ से भागना नहीं चाहते। हाँ माताजी, हमारे जाने के बाद आपका बेटा आपके साथ ना जाने क्या करेगा। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस भाग जाओ यहाँ से। हीरा और मोती दोनों वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं। जब इस बात की खबर भीषण को लगती है कि हीरा और मोती वहाँ से फिर से भाग गए हैं
और वो लौट कर घर नहीं आए हैं तो भीषण हीरा और मोती के लिए बहुत परेशान होता है। उनके वापस ना लौटने पर वो बहुत बीमार पड़ जाता है। मेरे हीरा और मोती वहां से फिर से भाग गए और इस बार लौटकर मेरे पास भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें अब मेरे ऊपर यकीन नहीं रहा है। और यकीन हो भी कैसे? मैंने उनका यकीन जो तोड़ दिया, ना जाने उनके साथ क्या क्या हुआ होगा जो बार बार भाग रहे हैं। ना जाने कहाँ होंगे मेरे हीरा और मोती भूखे प्यासे। पति को हीरा और मोती के लिए उदास और बीमार देखकर भीनावती अब समझ गई थी कि उसने हीरा, मोती और अपने पति को अलग करके बहुत गलत किया है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप तीनों के प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाई। ये जानवर होकर इतने समझदार थे और मैं इंसान होकर इतनी बददिमाग। मेरे भाई ने ना जाने उनके साथ क्या क्या किया होगा जो वो वहां से फिर से भाग गए। मैं चाहती हूँ कि आप हीरा और मोती को ढूंढ कर ले आए। भीषण और उसकी पत्नी भीनावती ने हीरा और मोती को बहुत तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों कहीं भी नहीं मिले। तभी गांव के एक आदमी से भीषण को खबर मिलती है कि दूसरे गांव में 2 बैलों को खेतों में फसल की चोरी करते हुए पकड़ा गया है। भीषण और भीनावती बिना कुछ सोचे समझे उस खेत के मालिक के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो हीरा और मोती ही होंगे जो भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे होंगे और भूख के मारे किसी के खेत में घुसकर खेत की फसल खा रहे होंगे। पहले जो मेरे खेत की फसल तुम्हारे बैलों ने खराब की है उसकी भरपाई करो, फिर अपने इन 2 बैलों को वापस ले जाओ। भीषण खेत के मालिक की फसल की पूरी भरपाई करता है और फिर अपने हीरा और मोती से मिलता है और उन्हें मिलकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन हीरा और मोती अब अपने मालिक से पहले जैसे नहीं मिल रहे थे। वो अपने मालिक से मिलने में भी कतरा रहे थे। मेरे हीरा और मोती, क्या हो गया? तुम ऐसे अनजानों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं तुम्हारा वही मालिक हूँ, भीषण, जिसने तुम्हें बचपन से पाला है। नहीं मालिक, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप हमें फिर से घर ले जाकर उसी आदमी को सौंप दोगे जो हमें भूखा रखता है, इतनी छोटी सी गौशाला में बांधता है और ऊपर से मारता है। हमारा यकीन आपने तोड़ दिया है। हाँ मालिक, अब हमें आपके पास आते हुए भी डर लग रहा है। नहीं मेरे बच्चों, मुझसे डरो मत। जो गलती मैंने की है तुम्हें किसी और को सौंपकर, वो दोबारा अब कभी नहीं होगी। तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे, मेरे घर में पहले की तरह। मैं तुम्हें अब कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ हीरा और मोती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से लेकर कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है कि तुम सबका प्यार सही था और मैं गलत थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब मैं तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आई हूँ। चलो अपने घर चलो। हीरा और मोती अपने मालिक और मालकिन के मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुश हो गए थे और खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। भीषण अब अपने दोनों बैलों को पाकर बहुत खुश था। साथ में भीनावती भी हीरा और मोती की अपने पति के साथ मिलकर खूब सेवा करती है।